रिकॉर्डिंग डाल देता हूं, भूल ही गया था। ठीक है, तो राजनीति में जो न्याय संबंधी पूरा विमर्श उठा है, उस विमर्श के केंद्र में कौन सी बात थी? उस विमर्श के केंद्र में थी कि किसे क्या मिलता है और क्यों मिलता है। सारा विमर्श इसी मुद्दे के इर्द गिर्द जो है सिमटता है कि किसे क्या मिलता है और क्यों मिलता है। और हम अपने आसपास का भी अगर समाज देखें तो हमारे आसपास के समाज में भी एक चीज स्पष्ट है कि कोई खा करके मर रहा है तो कोई बिना खाए मर रहा है। सीता के बारे में भी कहा जाता है कि वह 3 बेर खाती थी, अब वह 3 बेर खाती है। यानी कि जो कभी 3 टाइम खाना खाती थी, जंगल में या वनवास के समय में वह केवल 3 बेर के फल खा करके अपना गुजारा करती है। तो जो कभी 3 बेर खाती थी, अब वह 3 बेर खाती है। यानी कि संसाधन जो है वह किसी को बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो किसी को बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो किसको कितना मिले और क्यों मिले, इसका आधार कैसे तय किया जाए? तो इसके लिए जो है अवधारणा जो ली जाती है, वह अवधारणा ली जाती है कि वितरण का आधार क्या हो। प्रश्न ये बड़ा उठाया गया कि वितरण का आधार क्या हो। सही बात है ना। अब अगर इस बात पर आ जाए कि वितरण का आधार क्या हो, तो इसके लिए जो है ज्यादातर लोग जो है वह योग्यता या मान्यता को लेकर के चलते हैं। कुछ लोग इसके लिए आवश्यकता को लेकर के चलते हैं और कुछ लोग इसके लिए जो है अर्हता को अधिकार को लेकर के चलते हैं। 3 हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल पढ़ा, उनमें से हम लोगों ने जो सीरीज बनाई थी उसमें सबसे पहले हमने देखा कि आवश्यकता को आधार मान ले। दूसरा जो है हम अधिकार को मान लेते हैं और तीसरा इन दोनों से जुड़ा हुआ जो है वह आपका अर्हता का या योग्यता का प्रश्न था। और ये अलग अलग सिद्धांत इस संदर्भ में इसीलिए दिए जाते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं वे संसाधन हमारे असीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे संसाधन जो है वह सीमित मात्रा में दिए गए हैं, लिमिटेड हमारे मात्रा में दिए गए हैं। तो इसको लेकर के जो तमाम तरह के दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने उनके कुल दर्शन को जो है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर राजनीतिक सिद्धांतकारों के जवाब जो है हम देखें तो एक तो जो है ये 3 आधार पर इन्होंने योग्यता बनाई है। लेकिन अगर ये होता कि न्याय जो है वह कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, तो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए वह 2 प्रकार के न्याय को मानते हैं। कहते हैं कि या तो प्रक्रियात्मक न्याय हो जाए या फिर सामाजिक न्याय हो। ये 2 तरीके से वह न्याय को जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब न्याय को डिफाइन करने के 2 नजरिए माने गए हैं। प्रोसीजरल जस्टिस, इसको इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोसीजरल जस्टिस। और दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं? सामाजिक, यानी कि सोशल जस्टिस। मोटे तौर पर ये दोनों कौन से तरह के दर्शन हैं, इस पर जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रक्रियात्मक न्याय पर। जरा इसके बारे में लिखिएगा, प्रक्रियात्मक न्याय क्या है, तब मेरी बात ज्यादा स्पष्ट होगी। हेडिंग डालिएगा प्रक्रियात्मक न्याय। पहला पॉइंट इसका बनाइएगा,
प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। औपचारिक या वैधानिक न्याय है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग इसका ले लें तो क्या कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। तीसरा, ये उदारवादी विचारक कौन से हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस न्याय में सेवाओं, पदों और वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। तीसरा, चौथा पॉइंट, प्रक्रियात्मक न्याय में, यानी कि जो पहले के पॉइंट्स कहे गए हैं उन्हीं को दो ग्रुप में हम बांट रहे हैं। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए, कल भी जब मैं क्लास में बात कर रहा था तो कल मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि जब भी क्षमता पर बहुत अधिक जोर दिया जाएगा तो वह अपने आप किस अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ जाती है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ जाती है। याद है ये बात? बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। न्याय की इस अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है।
परिणाम पर नहीं। यहां तक क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे लिखिए। थोड़ा सा आलोचना लिख लीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने न्याय की कल्पना व्यक्ति को केंद्र में रख करके प्रस्तुत किया। व्यक्ति को केंद्र में रख करके प्रस्तुत किया। ना कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानकर। ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी। आलोचना का एक बिंदु ये हो गया, और आलोचना का दूसरा बिंदु हम क्या ले सकते हैं कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक असमता मूलक समाज में असमता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत हो जाता है। ठीक है,
जो दूसरा प्रकार है न्याय का, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है। ये अधिकारवादी जो विचारधारा है न्याय की, उसी को जो है ये मोटे तौर पर लेता है। जो दूसरी विचारधारा है उसको हम सामाजिक न्याय या फिर हम इसको तत्वात्मक न्याय भी बोल सकते हैं। सामाजिक न्याय या तत्वात्मक न्याय हम इसको बोलेंगे। अब इसमें जो है पहला पॉइंट बनाइएगा कि तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। दूसरा पॉइंट लीजिएगा, तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समता पर आधारित है। तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी ने माना, इनके अनुसार
न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का कल वाली बात को दोहरा रहा हूं, इसलिए बहुत अधिक इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन है। डन। अगला पॉइंट, अतः यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण है। यहां तक की बात क्लियर ही है, इसमें कोई दोष नहीं होगा। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता के बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा
न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आलोचना पर इस आ जाए, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ कहने की आवश्यकता तो मुझे होनी नहीं चाहिए। सब कुछ जो है आप लोगों को पहले से क्लियर होगा कि कुछ प्रश्न है आप लोगों का। कोई डाउट किसी का? आलोचना कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के मैसेज चेक करता हूं। अच्छा, ये पढ़ने में तो आ रहा है ना मेरी लैंग्वेज? कुछ छोटा ही हो जाता है। यस सर, आ रहा है। मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार, इसकी आलोचना कैसे हम लोग करेंगे कि मार्क्सवादी व्यवस्था में अपना, तुम्हारे पास ये सारे नोट्स तो होंगे ना बेटा पहले से? यस सर। तो तुम दोबारा मेहनत नहीं कर रही हो? सर रिवीजन हो जा रहा है। कहीं कुछ डिफरेंसेस तुम्हें नहीं नजर आते हैं कि कुछ छूट रहा हो या कुछ हो रहा हो? यस सर। सर एकदम सेम नहीं है, अलग है। कंफ्यूजन तो नहीं होता है? नो सर। ठीक है ना, चलो ठीक है। जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। और सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय और सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। तो ये जो है प्रक्रियात्मक न्याय
और तत्वात्मक न्याय के बीच का अंतर है। अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से अधिकार के आधार पर वितरण और आवश्यकता के आधार पर वितरण, इसी को नए शब्दों में न्याय के सिद्धांत के रूप में परोसने की कोशिश की गई है। अब हम लोगों को इस संदर्भ में अगर बात करें तो रॉल्स के थ्योरी के बारे में बात करना होगा। अगर रॉल्स के बारे में बात करें तो रॉल्स का समय जो है वह 20वीं शताब्दी का है और रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉल्स का, इनका पूरा नाम था जॉन रॉल्स और इनके सिद्धांत को हम पढ़ेंगे निष्पक्षता के रूप में न्याय। ये काफी इनका महत्वपूर्ण रहा है, निष्पक्षता के रूप में न्याय। जस्टिस एज फेयरनेस। एक बार पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे हम लोग। जॉन रॉल्स की जो बुक है उस बुक का नाम क्या है अपर्णा? A Theory of Justice. A Theory of Justice। इस किताब में इन्होंने जिस न्याय की चर्चा की है, इनका जो न्याय है वह मूल रूप से प्रक्रियात्मक न्याय ही है। इनका जो न्याय है वह प्रक्रियात्मक न्याय ही है। मैं प्रक्रियात्मक न्याय पर थोड़ा सा और अगर खुलने की कोशिश करूं तो प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बुनियादी बात अगर मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि यह उत्पादन और वितरण के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करते। प्रक्रियात्मक न्याय में अगर मैं प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में बात करूं तो ये उत्पादन और वितरण के बीच में अंतर नहीं करते। ये बात अभी हम लोग कर रहे थे, लिखा है ना? के बीच अंतर नहीं करते, ये इनकी एक विशिष्टता है। ये प्रक्रियात्मक न्याय वालों की। और जॉन रॉल्स चूंकि खुद प्रक्रियात्मक न्याय मानते हैं तो वो भी कहीं न कहीं इसी परिपाटी पर चलते हैं। अगर कहा जाए कि ये उत्पादन और वितरण के बीच के अंतर को न के बारे में नहीं करने के बारे में क्या कहें, तो अगर हम कभी भी ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो उत्पादन और वितरण के बीच में अंतर नहीं कर रहा है, क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं? यस सर। ओके, डन। तो उत्पादन और वितरण या प्रक्रियात्मक न्याय को सबसे अच्छी तरीके से आप कब परोस सकते हैं? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य और स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अगर हम कहें प्रक्रियात्मक न्याय की एक दूसरी विशिष्टता क्या है, तो इसकी दूसरी विशिष्टता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों और स्थिति के लिए
प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। साथ ही हर व्यक्ति के पास, इसमें अगर कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत पात्रताएं होती हैं। पात्रताओं से यहां पर इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एंटाइटलमेंट्स होते हैं। हकदारियां होती हैं, कुछ उसके अपने हक बनते हैं, और ये हकदारियां जो होती हैं वो पूरे समाज पर लागू होने वाले जो कि पूरे समाज पर जो एक साथ वितरित किए जा सके, ऐसे किसी अमूर्त सिद्धांत पर नहीं होते हैं। यानी कि ये व्यक्तिगत रूप से होते हैं या सामाजिक रूप से नहीं होते, कि जो पात्रताएं बन रही हैं, जो हकदारियां बन रही हैं, जैसे कि मेरी जो अपनी पात्रता होती है मुझे उसके हिसाब से चाहिए, मुझे इस हिसाब से नहीं चाहिए कि एक समाज की, जिसे कि पीछे भी कहा गया है कि जब प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में हम बात करते हैं, ये यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है ये पॉइंट कि प्रक्रियात्मक न्याय जो होती है वह क्या करता है कि यह क्षमता पर बल देता है। क्षमता यानी कि हमारी जो पात्रता होती है, और जब इस पात्रता पर बल देते हैं तो यह व्यक्ति को केंद्र में रख लेता है, यह व्यक्ति को समाज या सामाजिक प्राणी के रूप में यह विश्वास नहीं करता है। यानी कि समाज की क्या जरूरत है, समाज की क्या आवश्यकता है, मुझे उस पर जोर नहीं देना है। अगर मैं प्रक्रियात्मक न्याय में भरोसा रखता हूं तो फिर मैं ये मानूंगा कि मेरी जो अपनी व्यक्तिगत पात्रताएं हैं मैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। ठीक है ना मेरी बात? इस सिद्धांत में पूरी तरह से व्यक्तिवाद पर हम जोर देते हुए चलते हैं। यह सिद्धांत इस बात को नहीं मानते हैं कि समाज का भी कोई अपना उद्देश्य है या समाज का भी कोई साध्य है। प्रक्रियात्मक न्याय पर इस पर बात नहीं करते हैं कि समाज का कोई उद्देश्य है, समाज का कोई साध्य है, जिसे पाने के लिए हम सबको मिलजुल करके कोशिश करनी है। यह पूरी तरह से व्यक्ति की जरूरत क्या है, व्यक्ति कितना क्षमतावान है, मेरी अपनी खुद की पात्रता कितनी है, और जितनी मेरी पात्रता होगी उसी अनुपात में मुझे जो है पद, वस्तु या धन मुझे मिलना चाहिए, संसाधन पर उसी अनुपात में मेरा नियंत्रण होना चाहिए। इस बात को मानते हैं। अगर देखा जाए तो इस व्यक्तिवादी बात को करने के चक्कर में अगर आज की तारीख में पूरा का पूरा पूंजीवाद का जो जोर टिका हुआ है, यह पूंजीवाद किस आधार पर टिका हुआ है? पूंजीवाद का पूरा जोर इसी बात पर टिका हुआ है कि जो मनुष्य जितना काम करेगा उतना ले जाए। कहने के लिए यह बहुत आकर्षक सिद्धांत है, लोगों को लुभाता है। लोग इस बात को जो है नहीं समझते हैं कि समाज में सबका हक है और सबको हक में मिलना चाहिए। अगर ईमानदारी से कहूं तो यह जो सिद्धांत है, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, यह स्वार्थ पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? स्वार्थ पर। यह सर्वार्थ पर आधारित नहीं है। लेकिन इसकी खासियत क्या बन जाती है? ऐसे जगहों पर व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता का, व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता का जिम्मेदार खुद बनता है। व्यक्ति अपनी सफलता या असफलता का जिम्मेदार स्वयं होता है।
वह किसी और को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर बहुत गौर से सोचा जाए तो क्या यह ऐसा ही है जैसे कोरोना पीरियड में जब लोग मारे मारे भागे भागे फिरते थे, तो क्या उस दशा में, क्या उस दिशा में लोग ही उसके लिए जिम्मेदार थे? या आज की भी तारीख में अगर समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा से और स्वास्थ्य से वंचित रखा जा रहा है, तो क्या यह उनकी ही जिम्मेदारी है? तो जब ये पूरी तरह से स्वार्थ केंद्रित बनाता है तो जाहिर सी बात है कि सफलता असफलता की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर जो है यह तौल देता है। एक मिनट। तो ये सफलता और असफलता की जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर जो है तौल देता है। अगर बड़े पैमाने पर समाज असफल होता है, मनुष्य जो कुछ भी करता है वह अपने सामाजिक जो सोच दी गई है जिस तरह की, उसी के आधार पर वह चलता और बनता है। वह उसका केवल इंडिविजुअल आकार या रूप नहीं है। अगर आमतौर पर कहा जाए तो मैं कल भी इस बात की जो है वकालत कर रहा था कि न्याय का जो सिद्धांत है वह न्याय का सिद्धांत या ये जो प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है यह पूरी तरह से बाजारवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। और ये मान करके चलते हैं कि यदि बाजार में हस्तक्षेप ना किया जाए, राज्य या समाज जो है बाजार में हस्तक्षेप ना किया जाए और पूरी तरह से बाजार को खोल दिया जाए, तो फिर ऐसी दशा में जो संसाधन है उनका सबसे बेहतर ना सिर्फ दोहन किया जा सकता है बल्कि संसाधनों का सबसे अधिक प्रभावी और उपयोगी जो दोहन हो सकता है वह भी संभव है। इसमें यह मान करके चलते हैं कि बाजार की अर्थव्यवस्था में या बाजारवादी अर्थव्यवस्था यह मान करके चलती है कि बाजार में या संसाधनों के वितरण में किसी भी प्रकार का कृत्रिम हस्तक्षेप, और जब ये कहते हैं कि कृत्रिम हस्तक्षेप तो इनके कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक या राजनैतिक हस्तक्षेप जो राज्य के स्तर पर होता है वह अन्यायपूर्ण होगा, वह अत्याचारपूर्ण होगा। और ना सिर्फ यह अन्याय और अत्याचारपूर्ण होगा बल्कि यह गैर प्रभावी भी होगा, यह नुकसानदेह भी होगा। इसके अलावा बाजार में हस्तक्षेप या जरूरत के किन्हीं ऐसे सिद्धांतों पर हम आधारित कर सकते हैं जिनमें कि सबकी सहमति हो। ये मार्क्सवाद जब आते हैं या जब समाजशास्त्रीय आते हैं तो वो ये कहते हैं कि सबकी सहमति लेकर के चलिए। बाजारवादी या प्रक्रियावादी जो है इस बात को कहते हैं कि सबकी सहमति, कॉन्सेंसस बना ले जाना यह संभव ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि प्रक्रियावादी जो दार्शनिक होते हैं, ये प्रक्रियावादी दार्शनिक इस बात को भी दोहराते हैं कि समाज में या राज्य में सबकी सहमति प्राप्त करना संभव नहीं है। सबकी सहमति प्राप्त करना संभव नहीं है, ये इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं और ये कहते हैं कि बाजार को जो है खुला आप छोड़ दीजिए।
और इस बात को और पुरजोर तरीके से रखते हुए ये कहते हैं कि खुले समाज में लोगों में इस बात पर आम सहमति नहीं हो सकती कि जरूरत किसे माना जाए या फिर पात्रता के लिए जो है कसौटी कैसे तैयार की जाए। यह कहते हैं साहब कि यह ऐसा कर पाना जो है संभव ही नहीं है। इसी बात को कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो रॉबर्ट नॉजिक की हम लोगों ने चर्चा की थी, और रॉबर्ट नॉजिक की बुक वो कौन सी है कि एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट नॉजिक इसमें जो है इसी प्रक्रियात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। वह ये कहते हैं कि न्याय के ऐतिहासिक और साध्य सिद्धांत के बीच के अंतर को आप समझिए। इसी प्रक्रियात्मक सिद्धांत को बताने के लिए मैं ये जॉन रॉल्स के पहले के, आप चाहिए तो यहां से आप जॉन रॉल्स को हटा दीजिए, अभी है ना, आप हटा दीजिए, कंफ्यूज कर सकते हैं। आप आइए जरा रॉबर्ट नॉजिक क्या कहते हैं आपसे, जरा रॉबर्ट नॉजिक से मिलिए। रॉबर्ट नॉजिक, ये जो इनके बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसमें रॉबर्ट नॉजिक बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाते हैं कि न्याय के ऐतिहासिक, और इस बुक में ये कहते हैं कि न्याय के ऐतिहासिक और साध्य स्थिति सिद्धांतों में अंतर करना चाहिए, अंतर करें, ये रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, अगर अब इसमें देखा जाए तो जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, इस ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के अतीत के कार्य, किसी व्यक्ति के अतीत के कार्य, किसी व्यक्ति के अतीत के कार्य संसाधनों पर उसके हक को तय करते हैं। ये कहते हैं कि संसाधनों पर उसके हक को ये तय कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के अतीत के कार्य। यहीं पर चूंकि लोगों के कार्य अलग अलग होते हैं, अतीत में जिससे सबने कार्य किए हैं, वह कहते हैं कि सबके कार्य अलग अलग हैं। इसलिए सबके हक भी अलग अलग होंगे। ये रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार। वहीं पर जो दूसरा सिद्धांत है, जो साध्य स्थिति है,
साध्य स्थिति सिद्धांत, इसके अनुसार पहले से कुछ खास तय कुछ खास तरह के लक्ष्यों के अनुरूप ही संसाधनों का वितरण होना चाहिए। संसाधनों का वितरण होना चाहिए। अब ये यहां पर ऐतिहासिक सिद्धांत और साध्य स्थिति सिद्धांत, ये दोनों आपके सामने स्पष्ट हैं। इसी को लेकर के रॉबर्ट नॉजिक यह तर्क देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके शुरुआती निष्पक्ष अधिग्रहण का नतीजा हो तो उसका हस्तांतरण को भी आप न्यायपूर्ण मानेंगे। यानी कि ये यहां पर रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं, ये लिख लीजिएगा जरा, ये काम आएगा। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति शुरुआती निष्पक्ष अधिग्रहण का, यानी कि जो संपत्ति उसके पास है उसने निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी पूर्वक तरीके से कमाई है या उसके नियंत्रण में आई है, निष्पक्ष अधिग्रहण का नतीजा हो, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया मैं, नतीजा हो या उसे हस्तांतरण से हासिल किया गया हो या उसे, जैसे किसी ने दान वगैरह में दे दी है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है ईमानदारी पूर्वक आई है या हस्तांतरण से हासिल किया गया हो, तो वह न्यायपूर्ण होती है, होती है। इसको कहने का मतलब यह है कि अगर संपत्ति के अधिग्रहण में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, यह ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। बुनियादी विचार अगर इसमें कहा जाए या इसके जो है कोर में अगर जो बात है वह इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि सभी व्यक्ति नियमों का पालन करें और कोई किसी भी तरह की धोखाधड़ी न करे तो दौड़ की प्रतियोगिता की तरह ही मानव जीवन में भी निष्पक्षता रखी जा सकती है। तो जिस तरह से दौड़ की प्रतियोगिता होती है उसी तरह से यह कहते हैं कि संपत्तियों का अधिग्रहण भी हो सकता है। हालांकि दौड़ की प्रक्रिया कुछ देर के लिए होती है, उसमें भी लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ फॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जहां संपत्ति अधिग्रहण लंबा प्रक्रिया है, इसलिए उसमें भी अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ बुराई आ जाएगी।
ठीक बात है ना ये। नॉजिक ये मानते हैं कि अगर गलत तरीके से संपत्ति हासिल की गई है तो उसका परिशोधन भी होना चाहिए, यानी कि तब वहां पर दंड का प्रावधान रखिए। लेकिन मान लीजिए कि कुछ लोग धोखाधड़ी या जबरदस्ती किए बिना ही बहुत संपत्ति इकट्ठा कर लिए हैं, तो और उनके पास इस तरह से असीम स्वामित्व है संपत्ति पर, तो वे इस संपत्ति को किसी भी तरह से पुनर्वितरण करने की इजाजत अगर नहीं देते हैं तो ये कहते हैं कि पुनर्वितरण में राज्य बहुत ही सीमित भूमिका निभाएगा और इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। यानी मेरे पास बहुत सारी जमीन है और वह जमीन मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर राज्य जबरदस्ती मुझसे जो है जमीन छीन नहीं लेगा। रॉबर्ट नॉजिक इसके आगे बढ़ते हैं और रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि जब तक संपत्ति का अधिग्रहण निष्पक्ष रूप से हुआ हो और स्वैच्छिक रूप से संपत्ति का लेन देन हो रहा हो, तो इस प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यहां तक कि राज्य को भी नहीं करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में किसी भी अधिग्रहण या विनिमय को लोगों की स्थिति को बुरा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दरअसल इसकी व्याख्या जो है बहुत, अगर मैं कहूं तो संकीर्ण रूप से कर दी गई, संकुचित तरीके से की गई। नॉजिक ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर कब्जा नहीं कर सकता जिससे जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हों। नॉजिक का ये स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। जब नॉजिक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर कब्जा नहीं कर सकता जिससे कि मनुष्य की बुनियादी चीजों की आवश्यकता पूरी हो। एक उदाहरण दिए कि किसी भी व्यक्ति को मरुस्थल में, रेगिस्तान में अगर पानी मिल जाए तो फिर यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पानी पर नियंत्रण नहीं बनाना चाहिए। यानी नॉजिक यह मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी के एकमात्र स्रोत अगर पूरे रेगिस्तान में है और उस पर कब्जा करके लोगों से मनमाफी कीमत पर बेचता है तो वह गलत कर रहा है, उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन नॉजिक वहीं पर एक दवा कंपनी का भी उदाहरण ले लेते हैं। नॉजिक ही अपनी किताब में ही इस उदाहरण का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि दवा कंपनी के पास दवा मनमाफी कीमत पर बेचने की इजाजत है। यदि दवा विक्रेता के पास ऐसी दवा हो जिससे किसी खतरनाक रोग का इलाज मुमकिन हो तो भी वह अपनी मर्जी से उसकी कीमत तय कर सकता है, मनमानी जो है मुनाफा कमा सकता है। इसका कारण है कि वह ऐसा करके वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को पहले की तुलना में और बदतर नहीं बना रहा है। वो किसी की स्थिति को बुरा नहीं कर रहा है, बल्कि वह लोगों की स्थिति को बेहतर बना सकता है। घातक रोग से पीड़ित व्यक्ति की मौत तो होनी ही है, ऐसे में यदि उसे दवा देने से मना भी कर दिया जाए तो क्या इससे उसकी स्थिति और बिगड़ेगी? नहीं, बहुत होगा तो मर ही जाएगा। तो नॉजिक उम्मीद करते हैं कि राज्य की भूमिका को सीमित करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है मिलेगी, और नॉजिक को यह भी विश्वास है कि इस स्थिति में व्यक्ति खुद पहल करेंगे और तार्किकता का जो है प्रभावी इस्तेमाल करके वह संसाधनों के वितरण को और बेहतर बनाएंगे। इससे एक ऐसी स्थिति नॉजिक चाहते हैं कि जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकतम होती चली जाए। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो नॉजिक का यह सिद्धांत बड़ा ही जोरदार और बड़ा ही मजेदार तरीके से अपनी बात को रखता है। लेकिन जब रॉल्स के बारे में बात करते हैं तो रॉल्स यहां पर, जहां से कि हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, हम लोग वहां के पन्ने पर वापस आते हैं। फिर से एक बार जॉन रॉल्स। नॉजिक को एक बार फिर से जो है मैंने इसीलिए लिया ताकि जो है थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके समझा जा सके। जॉन रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय, इनका सिद्धांत है।
बात पूरी तरह से क्लियर है या कोई प्रश्न बनता है किसी का? अपर्णा, इफ ऑल क्लियर? क्लियर है सर। दिक्कत तो नहीं आई कहीं किसी बिंदु पर? चलो, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑल क्लियर। अब जरा इसी चीज पर वापस लौट के, जॉन रॉल्स अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी बुक का नाम क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस बुक में किस तरह के या प्रक्रियात्मक न्याय को ही अपनाया गया है, यह बात अभी हम लोग कर चुके थे। कुल मिलाकर के जॉन रॉल्स यही चीज कहना चाहते हैं कि न्याय के लिए कुछ निश्चित नियमों का सावधानी से पालन करना जरूरी है। न्याय के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना जरूरी है। और वो कौन से हैं? अभी रॉबर्ट नॉजिक वगैरह को जो है लेकर के हम इसी को जिक्र कर रहे थे। पालन जरूरी है। इसकी सबसे सामान्य आलोचना यही है, अगर प्रक्रियात्मक न्याय की दें तो ये कहते हैं कि कुछ निश्चित नियमों का पालन करने के बावजूद अन्यायपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और रॉल्स ने अपने सिद्धांत के जरिए इसका जो है आलोचना का जवाब देने की कोशिश की है। अगर प्रक्रियात्मक सिद्धांत किस एक सामान्य आलोचना लेने की कोशिश करें तो यह क्या कहता है? पालन करने के बावजूद भी अन्यायपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, लेकिन रॉल्स
इस आलोचना का जवाब देने की कोशिश करते हैं। डन। मुझे लगता है कि आज मैं इस चीज को छोड़ दूं, कल श्वेता और पुनीत दोनों रहेंगे, तो कल क्लास को थोड़ा हम लोग लंबा खींच लेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रॉल्स को डिफाइन करने के चक्कर में उन सबका बहुत छूट जाएगा। तो आज के लिए जो है मैं यहीं पर इस क्लास को रोक दे रहा हूं।